चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का जो रेलवे स्पेशल बुक आया है मैथ का बाय आर.के. सिंह सर। हम उनका आज प्रैक्टिस सेट कौन करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। और हर बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी चाय पार्टी में 16 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? यानी कि मेज ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, गोल मेज भी हो सकता है, स्क्वायर मेज भी हो सकता है। तो मेज पे चारों तरफ बैठाने का क्या तरीका हो सकता है? तो कभी भी अगर आपको बैठाने का तरीका पूछे और फैक्टोरियल n-1 तरीका होता है मेज के चारों तरफ बैठाने का। अब हमसे पूछा है 16 व्यक्तियों को बैठाना है तो फैक्टोरियल 16-1 यानी फैक्टोरियल 15 तरीका होगा मेज पे चारों तरफ बैठाने का। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? फैक्टोरियल 15 यानी कि ऑप्शन बी कहिए या ऑप्शन सी कहिए, दोनों में फैक्टोरियल 15 आंसर दिया है यानी कि ऑप्शन बी सी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रखा। एक अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, क्या होता है? 160 रुपया रखा। अब यदि 10% की छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना देता है? तो 10% की डिस्काउंट देने के बाद अगर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी अगर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात है। देखिए एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि MRP बराबर एक्स होता है कॉस्ट प्राइस, x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अगर MRP हमको कितना दिया 160 तो 160 बराबर x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता है? 20%, तो 120 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट देता है तो ये 90 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तितरी 3 चौके 12, तितरी के 9, 4 से इसको काट दीजिए, ये 40 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 120 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का कितना था? 120 रुपया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि देखिए कॉस्ट प्राइस और MRP के बीच में क्या हमको रिलेशन है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना में देगा? 90 रुपया में, और 20% प्रॉफिट होता है तो कितना होगा? 120 रुपया। ये चला जाएगा तितरी के 9, 30 से काट देंगे और इसको 4 से काट देंगे, 20 को 120 यानी 3:4। और 4 का वैल्यू 160 रुपया दिया है तो कितना गुना है? तो 40 गुना, तो 3 कितना गुना हो जाएगा? 40 दिया 120 यानी कि 120 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड से भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि साइन ए प्लस साइन बी बट्टा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी, इसका वैल्यू क्या हो? हमसे पूछा गया। सिंपल सा है। अगर हम देखेंगे यहाँ ए और बी दो वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर ए का वैल्यू हम 30 डिग्री मान लें और बी का वैल्यू 60 डिग्री मान लें, ये इक्वेशन हमारा क्या दिखेगा? ये इक्वेशन दिखेगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, यही होगा। अब हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है
1/2 क्या होता है 1/2। cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यही होता है। अब देखिए यहाँ से दो एलसीएम है तो ये दो कट गया तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा √3 + 1 बट्टा नीचे भी क्या बचेगा √3 + 1 प्लस ये दो कट जाएगा तो ये बच जाएगा √3 - 1 बट्टा ये क्या बच जाएगा 1 - √3। ये देखिए 1 - √3 है। अगर इसे √3 - 1 कर दें तो यहाँ क्या कर देंगे हम यहाँ माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा √3 - का मान। अब देखिए ये 1 हो गया और ये 1 हो गया 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पिता का उम्र ये हो गया, इसमें से बड़ा सन, बिग सन और स्मॉल सन को हमने ये कर लिया। ठीक है। अब देखिए पिता का जो उम्र है वो बड़ा बेटा से 2 गुना है। अगर बड़ा बेटा का एक है तो इसका कितना है 2 है। ठीक है। अब कह रहा है कि 10 साल बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी होगी। यानी कि 10 साल बाद छोटका बेटा का जो उम्र होगा उससे एक पिता का उम्र क्या हो गई तिगुनी होगी। यही होगा, यही हमसे बोला गया। ठीक है। अब देखिए यानी 10 साल बाद अगर पिता का इसका उम्र अगर 10 साल है, मान लीजिए छोटा बेटा का उम्र 10 साल है तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, यानी बड़ा बेटा का और छोटा बेटा का उम्र में कितना का अंतर है तो 15 साल का अंतर है। यानी अगर इसे 10 साल छोटका को मान लेंगे तो बड़का का उम्र कितना हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। जब बड़का का उम्र 25 साल हो जाएगा तो इसके फादर का उम्र कितना हो जाएगा इसके दुगुना, यानी कितना हो जाएगा फादर का उम्र 50 साल हो जाएगा। अब अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा 60 साल, इसका हो जाएगा 35 साल और इसका हो जाएगा 20 साल। अब देखिए ये इसका कितना तिगुना हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि 10 साल बाद छोटा बेटा का उम्र बड़े बेटे का उम्र पिता का उम्र का क्या हो गया 3 गुना हो गया। तो कह रहा है कि पिता की आयु क्या होगी तो पिता की आयु क्या है 50 साल है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि 2x = 4y = 8z हो और 1/2x + 1/4y + 1/6z का मान कितना है 24/7, तो हमसे बोला है कि z का मान क्या होगा। अब देखिए z का मान हमको निकालना है। क्या करना है z। अब देखिए ये 2x को हम 2 के पावर x लिख सकते हैं। इस 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू y और इस 8 के पावर z को 2 का क्यूब के पावर z हम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z। अब जब बेस बराबर होता है तो ये भी बराबर हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि z का मान क्या होगा। जब z का मान निकालना है तो x बराबर क्या रख देंगे 3z। जब x बराबर 3z रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3z यानी कि 2 गुना ये क्या है 2x है 2 गुना 6z प्लस 4y बराबर 3z है 2y बराबर 3z 2y बराबर अगर 3z है तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 6z हो जाएगा। ये 1/6z हो जाएगा और ये 1/6z है ही, ये किसके बराबर हो जाएगा 24/7 के। ये एलसीएम क्या हो जाएगा 6z बराबर 1 2 3 ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24/7 3 8 है 24। तो z बराबर क्या हो जाएगा z बराबर 8 छक 48 8 छक 48 बट्टा 8 छक 48
48Z बराबर 7 हो गया, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 7/48 हो जाएगा। तो Z का मान क्या हो जाएगा 7/48, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना अंक अधिक प्राप्त किए, ये पूछा गया। देखिए औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का सम बट्टा नंबर, यही औसत होता है। अब देखिए 5 लड़के का औसत अगर हम मान लिए कि x है, तो ये 5 लड़कों का औसत 5x हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने औसत को x मान लिया तो 5 लड़के का सम क्या हो जाएगा 5 गुना x, यही होगा। अगर हम यहाँ से सम निकालें तो सम बराबर क्या हो जाता है एवरेज गुना नंबर। अगर 5 लड़के का औसत हमने औसत को x मान लिया तो 5 लड़के का औसत क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब जब एक लड़का को शामिल किया जाता है तो औसत क्या होता है 2 अंक बढ़ जाता है। जब छठा लड़का को शामिल किया जाता है तो औसत क्या हो जाता है x था, अब x + 2 हो जाएगा, यानी 2 बढ़ जाएगा। तो 5x बराबर 6x + 12 हो जाएगा। ये 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा x, यानी कि 12 का अंतर आ जाएगा। कितना का अंतर आ जाएगा 12 अंक उससे अधिक प्राप्त किया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक जीवा की लंबाई का गणना करें जो 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है व्यास है, ये क्या है व्यास है, जिसकी लंबाई कितना है टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर है व्यास की लंबाई। अगर हम त्रिज्या देखें तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर का होगा इसका त्रिज्या। यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, मान लीजिए ये एक जीवा है, ठीक है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या होता है त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये 6 होगा ये 10 होगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये यहाँ सामने 8 देख लिया। अगर हमको ट्रिपलेट नहीं भी आता है तो हम जानते हैं कि आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर अंडर रूट में कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर 64, तो √64 क्या होता है 8 होता है। जब इसका लंबाई 8 हो गया तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हम नियम जानते हैं कि जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब हमसे कह रहा है कि जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 500 रुपये का 5 सैकड़े की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी रेट 5 रुपया सैकड़ा दिया है तो रेट क्या हो जाएगा 5%, टाइम क्या हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है 500 रुपया दिया है, हमसे पूछ रहा है CI क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका 2 साल का 80% क्या कर देंगे 5 दूनी 10 और ये 5 का स्क्वायर करके 2 लास्ट में 2 पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 10.25%। अब देखिए इस 500 का डायरेक्ट अगर 10.25% निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 10 50 50 25 5 100, यानी कि 51 रुपया 25 पैसा इसका CI हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो के रूट बराबर हो तो बताएं कि c का मान क्या होगा। देखिए रूट क्या होते हैं b²
-4ac बराबर, ये रूट इसके समान है तो 0 है, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac, तो c का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टा 4a, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 468 रुपया 75 पैसा साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है एवं एक वर्ष 8 महीने के बाद कुल धनराशि 500 रुपया हो जाती है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया जाता है 468 रुपया 75 पैसा, अमाउंट कितना हो जाता है तो 500 रुपया हो जाता है। हमसे बोल रहा है कि दर ज्ञात करना है, साल कितना दिया है 1 वर्ष 8 महीना। देखिए कितना का बढ़त होता है यहाँ से, तो हम देखेंगे कि 25, तो ये बढ़ता है तो ये 0.25 होगा, तो ये हो जाएगा 69 और 31, यानी कि 31 रुपया 25 रुपया बढ़ गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ष 8 महीना में, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 और 8, यानी 20/12 महीने में, 20/12 साल की बात कीजिए, साल में 20/12, तो 4 5 20, 4 3 12, यानी कि 5/3 साल की बात करना है। अब देखिए 31 रुपया 25 पैसा बढ़ता है किस पे, तो 468 रुपया 75 पैसा पे, और साल क्या है 5/3 है, तो 100% पे कितना होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 300, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, और ये चला जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 31.25/468.75 इंटू ये आ जाएगा 60। अब देखिए ये 31 से ये कितना बार में कट सकता है, तो यहाँ 25 से ये कट जाएगा, यानी 31 से ये 15 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 15 तिया 45 और 15 एकम 15, यानी 468 के आसपास आ रहा, तो ये 15 बार में कट जाएगा, और 15/60 को कितना बार में काट देगा 4 बार में, यानी उसका रेट कितना था तो 4% रेट था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 32.25 गुने 4.8 प्लस 26.14 बराबर क्वेश्चन मार्क को हम x लिख देंगे, x माइनस 128.64। इसको हमको x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान क्या, देखिए हम क्या करते हैं कि 32.25 है तो हम इसे 32 ले लेते हैं, ये 4.8 को हम 5 ले लेते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं, और इसको हम 26 रहने देते हैं, ये x माइनस ये 128 है, इसको 129 ले लेते हैं, ठीक है 129। अब देखिए 32 5 160 प्लस 26 बराबर, ये 129 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 129 बराबर x। अब सभी को जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5, हाथ में 1 6 1 7 7 9 9 11 के 1, हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी कि 315। x का मान क्या आ गया 315, यानी जो x का मान होगा ये नियर अबाउट 315 के प्लस माइनस हो सकता है, यानी इसके आसपास ही होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे 315 के आसपास कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये 309.58 है, यानी कि इसके आसपास है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 0.2 ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे 0.25 कम लिए हैं, यहाँ पे हमने क्या नाम है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 0.36 हमने ज़्यादा लिया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये गुना में मार्जिन होगा, यानी 309 के आसपास ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है, तथा एक दूसरे प्रकार की चीनी को 30 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 120 रुपया का लाभ होता है। तो इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर अगर 32 रुपया किलो की दर से बेचने पर उससे कितना % का लाभ होगा, यही पूछा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4% की हानि होती है। 4% का हानि का मतलब क्या होता है, 4% का हानि का मतलब होता है कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना होगा 96 रुपया में होगा। यही यार 4% का लॉस का मतलब हो गया 100 रुपया का सामान हम 96 रुपया में बेचेंगे, तभी तो हमको 4% का लॉस होगा।
तो यही 96% का मतलब दिया है 24 रुपया। तो यहाँ से अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24/96, और यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना उसका वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 24/96 गुना 100। 24 चौके 96, 4 से कट जाएगा 25, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25 रुपया होगा। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25 रुपया होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ। तो 20% का मतलब लाभ क्या होगा, यानी कि 100 रुपया का वस्तु को आप 120 रुपया में बेचेंगे तो ही आपको 20% का लाभ होगा। अब 120% का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 30/120। 100% का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा 30 गुना 100/120, यानी 30 चौके 120, यानी कि ये भी क्या क्या रेट आ जाएगा 25 रुपये। इस वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस 25 रुपया होगा। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों को मिला के 32 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर कितना % का फायदा हो। अब देखिए, अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अब देखें तो 25 रुपये किलो ही है, 25 रुपये किलो ही है, दोनों को मिला देंगे तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपये। अगर 32 रुपये किलो हम बेचेंगे तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा 64 रुपया। तो देखिए कितना का फायदा होगा, तो 50 से 16 रुपया का फायदा होगा। किस पे 16 रुपया का फायदा, 16 नहीं 14 का फायदा होता है 50 रुपया पे। तो 100% पे कितना फायदा होगा 50 दूनी 100, यानी कि 28। तो क्या आ जाएगा 28% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है परंतु वह 480 मतों से हार जाता है, तो कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी। टोटल जो वैध मत होता है कोई भी अपने आप में 100% होता है। अगर देखिए, अगर विनर को और लूजर को 45% वोट मिलता है, तो विनर को कितना मिला होगा 55% वोट मिला होगा। विनर को कितना वोट मिला होगा 55% वोट मिला होगा, तब जाकर वो जीत गया। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, कितना का अंतर है 10% का वोट का अंतर है, जो किसके बराबर है, यानी कि 480 मत के बराबर। अब देखिए 10% वोट का वैल्यू 480 है, तो 100% वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे ये हो जाएगा 100%, तो इसमें भी हम 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4800, यानी कि 100% जो वोट होगा वो 4800 वोट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक बिंदु आंतरिक रूप से 8, 9 और -7, 4 लाइन खंड जोड़ने वाले 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए ये 2 लाइन है, ठीक है, इसे हम ए कह देते हैं, इसे हम बी कह सकते हैं। यहाँ पे इसको विभक्त करता है m/n में, इसका अनुपात क्या है 2:3 है, ठीक है। ए बिंदु का हम मान लिए 8 और 9, और इसको मान लिए -7 और 4, ठीक है। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 तिरके 24, 9 तिरिक 27, ये हो जाएगा 2 7 14 माइनस का 14, ये आ जाएगा 8। अब इसको और इसको जोड़ के इस संख्या से भाग दे दीजिए, और इसको जोड़ के ये टोटल संख्या से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम 24 में -14 जोड़ते हैं, -14/5, और दूसरा हो जाएगा 27 + 8/5। अब देखिए 24 में से 14 जाएगा, ये माइनस जो है 24 माइनस का 14 हो जाएगा। ये बिंदु क्या आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा 10/5, और ये आ जाएगा 27 8 25/5, यानी कि 5 दूनी 10, 50 25, यानी कि 2 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 5, 27 8 35 होगा,
27 और 8 35, तो ये कट जाएगा 7 बार में 2 7 होगा, क्या हो जाएगा 2 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचे 2 घंटे देरी से पहुंचना पड़ा। तो कार की प्रारंभिक चाल क्या है? मान लीजिए यहाँ से इसको चलना था और यहाँ ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पर उसे पहुँचना था, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये कितना थी 100 किलोमीटर। अब कह रहा उसने आधी दूरी कितना होगा, यानी कि 50 किलोमीटर ये 50 किलोमीटर ये। अब आधी दूरी अगर हमने मान लिया कि वो x चाल से चला, आधी दूरी वो x चाल से चला, तो आधी दूरी किस चाल से चलेगा, x/2 चाल से चलेगा, यही चाल से चलेगा। अब समय हमारे पास कितना दिया है कि 2 घंटा देरी हो गया। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो हम देखेंगे कि दूरी कितना है 50 किलोमीटर है, किस चाल से चला तो x/2 से, माइनस पहले किस चाल से चला तो 50/x से चाल से चला, कितना समय लगा 2 घंटा डिले हुआ। ये हो जाएगा 100/x माइनस 50/x बराबर 2। 100 में से 50 जाएगा, यानी कि 50/x बराबर 2। 2 से 50 को काट दीजिए 25 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से 3 पत्ते खींचे जाते हैं, कोई भी पत्ता बेगम नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? बेगम नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेगम किस केस में नहीं होगा, तो बेगम चूड़ी में भी बेगम होता है, ईंट में भी बेगम होता है, पान में भी बेगम होता है, और हुक्म में भी, पान में और हुक्म जो होता है जो उसमें भी क्या होता है आपका बेगम होता है। यानी चूड़ी, ईंट, पान और हुक्म जो है इन सभी में, चारों में भी बेगम होता है। तो ये क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। किन पत्तों में, तो 52 पत्तों में। तो 52 में से 4 माइनस कर देंगे और हमें प्रायिकता क्या करना है 3 खींचना है। तो 52 माइनस 4C3 ये करेंगे, और टोटल पत्ता क्या है 52 होता है। तो 52 में से 3 पत्ता खींचना है, तो तरीका क्या होता है 52C3। अब देखिए ये क्या हो गया 48C3 बट्टा 52C3, ये हो जाएगा 48, 47, 46 बट्टे ये हो जाएगा 52, 50 और 51। अब इसका आप गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा 5525। क्या आ जाएगा, नीचे वाला आपका आ जाएगा 5525। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि 5525 यानी 3 ऑप्शन में है, तो 5525 तो हमारा ऑप्शन बी और ए में है, जो बी में है 5525, और इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा लार्ज होगा, यानी कि 4324 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ही बिंदु है, एक ए बिंदु है और मान लीजिए एक बी बिंदु है। ए इधर जा रही है ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। बी यहाँ से, बी से ट्रेन यहाँ जा रही है, ये दोनों एक ही स्थान से खुलती है, ठीक है। अब देखिए ए का कह रहा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है और बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो वही पार करेगा, यानी बी ए को पार करेगी। और दोनों ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है 240 मीटर है। तो देखिए अब हमसे कह रहा है
कि बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रही है, तो इन दोनों का चाल का जो अंतर हो जाएगा 72 में से 60 जाएगा, 72 माइनस 60 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 गुना 5/18 करेंगे तो 36 18 6 दूना 12 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इस ट्रेन का चाल हो जाएगा इन दोनों का अंतर का। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई अगर ए की प्लस बी की देखेंगे तो देखिए कभी भी मान लीजिए हाई ट्रेन की लंबाई 240 है, 240 तो ये 240 मीटर पार करेगी। एक पोजीशन ऐसा आएगा कि बी जो है ए के यहाँ पे होगा। देखिए एक पोजीशन तो ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आमने सामने इस तरीके से होगा, तो ये 240 ये होगा, 240 ये जब इसको पार करेगा तो एक समय ये पार कर दे, मान लीजिए ये ट्रेन पार कर गया बी, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों इस तरीके से होगा, तो इन दोनों का लंबाई टोटल ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई कितना हो जाएगा, 240 प्लस 240 यानी कि 480 मीटर। कितना हो जाएगा, 480 मीटर। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 480 मीटर दूरी हो जाएगा और चाल हो जाएगा 10/3 यानी कि 10/3। तो 480 10 आपका नीचे रहेगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 0 से 1 0 कट गया यानी कि 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 144 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 144 मिनट लगेगा, सॉरी 144 सेकेंड लगेगा, 144 सेकेंड लगेगा। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना लगेगा, 60 दूना 120 यानी कि 120 प्लस 24 यानी कि 2 मिनट 24 सेकेंड लगेगा इसको पार करने में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 मिनट 24 सेकेंड यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आ पाता है कि एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण जमीन पर एक बिंदु पी से 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ देखिए एक बिंदु पी से 60 डिग्री पे है, यहाँ पे 60 डिग्री पे। ठीक है, प्लेन कहाँ उड़ेगा, यहाँ से उड़ेगा, मान लीजिए ये प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसका एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद क्या हो रहा है, 15 सेकेंड उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थापन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका उत्थापन कोण अगर यहाँ 30 डिग्री होगा था, एकांतर अंतर कोण के हिसाब से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 30 डिग्री यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पे है, इसका जो ऊंचाई है वो 1500√3 मीटर पे है, तो हमसे पूछ रहा है तो जेट प्लेन की गति क्या होगी। देखिए इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है डिस्टेंस बराबर हम क्या निकालते हैं, h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, h हमारा कितना है 1500√3 cot θ1 क्या आ जाएगा, cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 1500√3 इंटू cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 माइनस cot 60 डिग्री का मान 1/√3। अब ये √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 में से एक गया 2/√3 यानी कि 1500√3 गुना 2/√3, √3 से √3 कट गया, ये कितना आ गया, 3000 आ गया। जब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 3000 तो हमसे पूछ रहा गति क्या हो जाएगा, यानी कि v क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, 3000 दूरी है और 15 सेकेंड लगता है, तो 15 दूना 30 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 81 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि बी को ए से 7 रुपया अधिक तथा सी को ए के दुगने से 6 रुपया कम मिलता है, तो ए बी तथा सी का हिस्सा क्या हो जाएगा। 3 है, ए बी और सी। ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। अगर ए को हमने कहा कि x रुपया देंगे तो बी को क्या देंगे, इससे 7 रुपया अधिक यानी कि x प्लस 7 रुपया देंगे। और सी को कह रहा है ए के दुगने से 6 रुपया कम,
तो ए के दुगना यानी कि 2x माइनस 6 रुपया मिलेगा। दुगने से 6 रुपया कम मिलता है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, रुपया क्या होगा। टोटल रुपया कितना देना है, 81 रुपया इन लोगों में देना है। तो बस इन सभी को जोड़ देंगे, x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 6 बराबर कितना है, 81 रुपया। तो जोड़ दीजिए 2 4x, 7 में से 6 गया 1 बराबर 81। तो 4x बराबर ये इधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा तो 80। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 रुपया। जब x का वैल्यू 20 रुपया आ गया तो a को कितना मिलेगा, 20 रुपया। b को मिलेगा 20 प्लस 7 27 रुपया। और c को कितना मिलेगा, 20 दूना 40 माइनस 6 36 रुपया मिलेगा। यानी कि 20 27 36, 20 27 20 दूना 40 36 नहीं 34, 20 में 6 गया 34, 20 27 34 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आता है कि एक डेटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन क्या हो जाएगा। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। और ये मोड में होता है। ये मोड में इसलिए होता है कि कोई भी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जो भी मोड से बाहर निकलेगा वो प्लस में ही निकलेगा। तो मोड के अंदर रूट 361 होगा तो क्या हो जाएगा, 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस कभी नहीं, सिर्फ प्लस में आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको छकाने के लिए प्लस माइनस 19 भी दिया रहता है, लेकिन ये मोड में रहता है। मोड में से जो चीज़ भी निकलेगा प्लस होकर निकलेगा, प्लस माइनस नहीं होकर निकलेगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक व्यक्ति दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है तथा फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वो दूध में किस अनुपात में पानी मिलाता है। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4। यानी कि अगर 4 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, यही होगा। यानी कि 4:1 में वो काम करेगा। किस अनुपात में करेगा, अगर मान लीजिए 4 लीटर उसको दूध देना है तो 1 लीटर उसमें क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। तो उसे कितना परसेंट का फायदा होगा, 25% का फायदा होगा। तो वो किस अनुपात में मिलाएगा, तो 4:1 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये क्या है, 3 4 है। ये क्या है, 6 1 है। ये क्या है, 2 5 है। ये है 144 है। देखिए पहली तो ये 1 4 5 4 9, ओके सॉरी 144 दूसरे में कहा है। ये क्या है, 16 है। ये 25 134, ठीक है। चलिए इन सभी का योग देखिए, x प्लस वाई का योग कितना दिया है, 7 दिया है क्वेश्चन में। 4 3 7 6 1 7 5 2 7 6 1 7। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अंकों को पलट दिया जाए, 3 4 है, इसे 4 3 करके इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो, मूल संख्या का कितना हो जा रही है, 4 गुना हो जा रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको देखिए 61 से 16 कर देंगे, ये मूल संख्या का तो 4 गुना का कुछ भी नहीं होगा, ये आधा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी उठाते हैं, 5 2 7, इसको बदल देते हैं 52 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ये मूल संख्या का 4 गुना है, नहीं होगा। इसको उठाते हैं 61 + 3 यानी क्या हो जाएगा, 64, यानी कि ये मूल संख्या का 4 गुना है। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से कीजिएगा तो बहुत जल्दी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम क्या दिया है, 2 संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 96। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 1296 और एक संख्या दिया हुआ है 864। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है।
हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM कितना दिया है 1296, HCF दिया है 96, पहली संख्या 864, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 96 से 864 कट जाएगा 9 छक 54, यानी कि 9 बार में। ठीक है, 9 से ये संख्या कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी वही कार्य को 10 दिन में लगा देता है। 20 वही कार्य को 10 दिन में लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया। अब देखिए ए 4 दिन, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। अगर ए की क्षमता की बात करें, यानी कि इफिशियंसी अगर हम देखें तो 10/5 यानी कि 2 के इफिशियंसी से काम करेगा। बी की इफिशियंसी देखें तो बी क्या करेगा 10/10 यानी कि 1 की इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है, तो ए कितना दिन कार्य किया, यही हमसे पूछ रहा है। ए 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। हमने कहा भाई तू 4 दिन का काम करके जा, तो ए 4 दिन तक काम करेगा 2 के इफिशियंसी से, तो कितना काम करेगा 8 काम करेगा। तो ये टोटल काम कितना हो गया 18। अब इस 18 काम को बी कितना दिन में करेगा। अगर ये 18 काम कर दिया, अब ए और बी दोनों मिलके 18 काम करेगा, तो 18 काम 2 और 1 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 6 दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए, अब ये दोनों मिलके 6 दिन में काम समाप्त कर रहा है, और ए 4 दिन पहले अगर कार्य छोड़ के चला जाता तो 6 - 4 यानी ये कार्य कितना दिन में होता है 2 दिन में समाप्त होता। तो ए कितना दिन कार्य किया था 2 दिन कार्य किया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 कह रहा है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर किस दिन आगमन की संख्या अधिकतम थी। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आगमन की संख्या किस दिन थी, तो वो फ्राइडे को थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ देखना था कि सबसे ज़्यादा अराइवल किसका था, तो सबसे ज़्यादा अराइवल फ्राइडे को था, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।